ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। आज हम हैं अपने स्पेशल गेस्ट, और जो गेस्ट बाद में है, पहले मैं छोटे भाई की तरह मानता हूँ। वैसे हैं तो बहुत हेवी और लंबे चौड़े, लेकिन तभी भी एज के हिसाब से। और क्योंकि विपिन जब भी मेरे को मिले हर समय भैया जी बोलते हैं, तो मैं भी इनको हर समय वैसे ही ट्रीट करता हूँ। ठीक है, तो आज हमारे साथ हैं विपिन चौधरी, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं। छोटी जगह के हैं, बट ड्रीम्स इनके इतने बड़े रहे कि इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया कम टाइम में। अगर आप अभी जर्नी सुनेंगे तो वेरी वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। ऐसा नहीं था कि बचपन से इनको ये था कि मेरा ये प्लान है, इस एज में आऊंगा तो ये करूंगा, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे लोगों के साथ होता है, सम पीपल है कि मैंने सोचा था कि 5 साल बाद एलब्रूस करूंगा, 6 साल में ये करूंगा। इनका बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है, और यही हमारा एम रहा है पैशन टॉक्स में, कि उन लोगों को इनवाइट किया जाए जो कि आप और मेरी तरह नॉर्मल से लोग हैं, और उन्होंने काफी एबनॉर्मल काइंड ऑफ चीजें अचीव की अपनी लाइफ में। बट बिफोर वी स्टार्ट, कुछ ग्राउंड रूल्स जैसे आप सबको पता है, या जो नए आए उनको मैं बताना चाहूंगा। ये सेशन 45 मिनट का रहेगा। 15 मिनट बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, विपिन से हम पूछेंगे बाद में लास्ट के 15 मिनट में। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो विपिन हमारे ग्रुप में है ही, इनसे आप कभी पूछ सकते हैं। एंड नोइंग हिम, मैं पक्का बता सकता हूँ, ये जितना हो सकेगा पक्का पूरा हेल्प करेंगे हर एंगल से। तो विल सेट द बॉल रोलिंग। अभी आज का काम शुरू करते हैं। सबके माइक ऑफ रहेंगे, एज वेल एज वीडियो को ऑफ रखेंगे, सो दैट कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चैट बॉक्स इज ऑन, एवरीबडी इज इनकरेज्ड कि जो भी आपने पूछना है पूछ लीजिए। तो वेलकम विपिन, एंड ओवर टू यू। आप अपनी जर्नी का स्टार्ट बताइए, कैसे आपने शुरू किया, कब आप दिल्ली आए, और अपने बारे में बताना शुरू कीजिए प्लीज। थैंक यू भैया, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। सही में बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि बड़ा झिझक रहा था मैं क्या बताऊंगा। मेरी कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है नहीं। क्योंकि एक सामान्य परिवार से पापा की जॉब लगी, गांव में रहते थे, पापा पुलिस में थे, पापा की जॉब लगी तो हम मुरादाबाद में आना रहना शुरू कर दिया। ठीक है, जाट फैमिली से बिलोंग करते तो ठीक है, बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग था, गांव से आए थे तो खेल में वगैरह स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन घर वालों ने कभी खेल की तरफ इतना ज्यादा नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्हें शायद ये लगता था कि खेल में कोई कैरियर नहीं बनेगा, ऐसा ना हो इस वजह से पढ़ाई वगैरह छोड़ दे। तो मैं स्टेट लेवल खेला, टेबल टेनिस से, वॉलीबॉल से, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में तो उसकी टीम जाती थी। और हम जिस जो स्पोर्ट्स भी मौका मिलता था, हम किसी भी नहीं स्पोर्ट्स में चले जाते थे। तो घर वालों ने कभी कोचिंग वगैरह ऐसी कुछ करने दी नहीं स्पोर्ट्स की। तो पहले मेरा मन था कि साइंस से कुछ करेंगे आगे चल के, क्योंकि यही रहता है इंजीनियर और इस तरीके का। तो मेरे उस साल शायद साइंस में नंबर कम थे, तो मेरे को स्कूल ने मना कर दिया कि नहीं साइंस नहीं होगी। तो मैंने कोई नहीं, कॉमर्स है, कॉमर्स ऑप्ट करूंगा, लेकिन रहूंगा इस स्कूल में, स्कूल छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मैंने कॉमर्स ली। मैथ्स में हैंड मेरा अच्छा था, तो अकाउंट्स वगैरह इजी रहा मेरे लिए, ठीक है। तो इतनी कोई दिक्कत आई नहीं। फिर पढ़ाई की, कॉमर्स में बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा मैं। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कि नहीं यार, कॉमर्स वालों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। तो ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए। अच्छा, मेरा कभी पहले से ऐसा नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले से करनी है। जब एग्जाम हो गए तब किसी ने बताया मेरे को कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है इसके लिए। तो बड़े इंस्टेंट डिसीजन रहे मेरे एकदम से लाइफ में, जो भी रहे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चले गए, वहां पे रूम वगैरह लिया, साथ के थे इधर के काफी लोग। करते करते यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंक्लूड होते चले गए। तो वहां से कहीं ना कहीं पढ़ाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ घूम गई। फिर हल्के ओके, हल्के ये वहीं पे कौन हमने से साल की इलेक्शन। बात है विपिन? ये भैया 2009 में मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और ओके। 2010 में हमने सेकंड ईयर में जब थे तब इलेक्शन भी लड़ लिया था। अच्छा। हाँ, तो 2010 में इलेक्शन लड़ा मैंने, एज अ वाइस प्रेसिडेंट रहा मैं उस कॉलेज का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजीडीए कॉलेज है। ओके। तो वहां पे क्या है कि स्पोर्ट्स से एक, स्पोर्ट्स कह लो या फिर एक स्टूडेंट फंड रहता है, वो आपको ट्रिप वगैरह स्टूडेंट का वो सब खर्च करना होता है। तो हम हर साल माउंटेन्स पे ट्रिप लेके जाते थे, कभी मनाली, कभी शिमला। तो हमें यही मालूम था कि जहां तक हम जाते हैं बस यही माउंटेन है। मैंने तो उस समय कभी सोचा भी नहीं था कि हाँ यार कभी ग्लेशियर, इतनी ऊपर माउंटेन क्लाइंबिंग ये कुछ होता है। हम वहीं तक अपना ट्रिप बनाते थे, वापस अपना घूम घाम के आ जाते थे। फिर उसके बाद ये था कि जो पॉलिटिक्स है मेनली वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वहां से चलती है, लॉ फैकल्टी से। ओके। तो मैंने लॉ फैकल्टी में एडमिशन लिया। अच्छा, वहीं से 2013 की बात होगी। एडमिशन लेने के बाद एक मेरे साथ का बंदा है, उत्तराखंड का ही था, वो मेरा जूनियर था, साथ ही रहते थे हम। तो उसने फॉर्म भरा था, उसने मेरे को बताया कि यार 10,000 रुपये हमारे यहाँ खर्च होते हैं महीने के, और हमारी 1 महीने की छुट्टी है, तो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने यार घूमने ही पैसा बहुत खर्च होगा, इतना कहाँ से आता है घर से यार, 10,000 रुपये घर से आते हैं, उसमें ही चलाना पड़ता है सारा।
तो कह रहे यार 4,500-5,000 रुपए में पूरा 1 महीना घुमाएंगे हम, रहना खाना सब कुछ फ्री है। मैंने यार ऐसी कौन सी जगह। कह रहा यार एक कोर्स है, कोर्स कर रखा है, कोर्स है माउंटेनिंग का, और मैंने डाल दिया NIM में, तो तू भी अपना कर दे उसमें। मैंने और कहाँ कहाँ होते हैं कोर्स, तो उसने मेरे को बताया दार्जिलिंग होता है, मनाली होता है। मैंने यार तो एक काम करते हैं फिर, तू अपना कैंसिल कर, दोनों दार्जिलिंग में डालते हैं। दार्जिलिंग सुना है बहुत सुंदर जगह है, तो वहां घूम लेंगे यार, इतने में ही है। तो कह रहा ठीक है। तो मैंने उसका कैंसिल करा के हम दोनों ने दार्जिलिंग का डाला। और जिस समय मेरा कोर्स आने वाला था उसके पेपर आ गए, एग्जाम आ गए, अच्छा। और वो जा नहीं पाया। तो मैं अकेला गया। पहले अकेले का मन तो नहीं था मेरा जाने का, लेकिन मैंने यार चलते हैं, अब जब कर दिया सब कुछ तो घूमने चलते हैं, क्योंकि सामान वगैरह की तैयारी हमने कर ली थी सब। तो यहाँ से जब मैं गया था, थोड़ा डर यार, पहली पहली बार जा रहे हैं, क्या होगा, सुना है ऐसे, पहले वो फिजिकल लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो सब रहता है। लेकिन गए, कुछ दोस्त हमें पहले ही मिल गए स्टेशन पे ही जब वहां उतरे, तो अच्छा। शुरू से बॉन्डिंग बन गई। तो बड़ा अच्छा कोर्स रहा वो हमारा। और उसके बाद जाके मेरे को वहां पता चला कि यार एक्चुअली माउंटेनिंग है क्या। इतना कभी हमने सोचा नहीं था, जो मूवी में देख लिया देख लिया। वहां जाके एक्चुअली फर्स्ट टाइम में माउंटेन से तब इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद बेसिक कोर्स के बाद आया, कुछ दोस्त ऐसे बने जो ट्रैकिंग फील्ड में पहले से काम करते हैं, ट्रैकिंग कंपनी में। तो मैं उनके ट्रैक्स वगैरह लेके गया। ओके। और ट्रैक्स के बाद फिर मैंने किलिमंजारो किया, फिर एडवांस किया। एडवांस के बाद बड़ा इंसिडेंट रहा, एक एक महीने पहले मेरा जो किलिमंजारो का ट्रिप हुआ, वही मैंने 1 महीने पहले डिसाइड किया, मैंने यार किलिमंजारो जाना है। किलिमंजारो अच्छा। के लिए ये अच्छा है कि मेरे को फंड दिलाने वाले थे मेरे एक दो लोग, जिन्होंने उन्होंने कह दिया कि चिंता मत, क्योंकि घर से मेरे को इस चीज के लिए इतना सपोर्ट मॉनेटरी टर्म में नहीं हो सकता था, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल। कभी जाने के लिए मना नहीं की कि नहीं यार रिस्क है, ऐसा है वैसा है, कि ठीक है अच्छा अच्छा। है तो करो, अच्छा है। तो उसके लिए फंड हो गया, मैं चला गया। बड़ा इंसिडेंट डिसीजन है। अच्छा, जब जा रहा था तो बड़ा अच्छा वो था, क्योंकि मैं पहली बार कभी ऐसा गया नहीं था। इंग्लिश में भी कोई इतना ज्यादा अच्छा मेरा हाथ नहीं था कि इंग्लिश बड़ी अच्छी फ्लुएंट हो। तो पहली पहली बार अकेला जा रहा था मैं, बाहर की कंपनी से ही मैंने टाई बात करी थी वहीं की। तो अच्छा। डर ये था यार, क्रेडिट कार्ड वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं, कैश में लेके जा रहा था उसे पे करने के लिए। अच्छा, अगर वो नहीं आया वहां पे एयरपोर्ट पे जहां मैं उतरूंगा, तो मैं वहां करूंगा क्या 6 दिन। तो बड़ा बिल्कुल। डर था मेरे अंदर, लेकिन फिर भी वहां पहुंचा, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो एक फॉरेन जर्नी मेरी वहां से डर निकल गया कि नहीं यार, अब सर्वाइव फॉरेन में जाके हम कर सकते हैं, ये ट्रिप मेरा हो गया। तो और हाँ। उसके बाद मेरा एल्ब्रुस का भी ऐसे डिसीजन रहा। 1.5-2 महीने पहले मैंने डिसाइड किया नहीं यार एल्ब्रुस कर लेते हैं। एल्ब्रुस भी सुना है इसी हाइट की है, किलिमंजारो की हाइट की, तो हो जाएगा। तब भी इतना नहीं सोचा था कि यार किलिमंजारो जो है वो अलग डिफरेंट है बिल्कुल, एल्ब्रुस बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन चले गए तो वो सब हो गया। और एल्ब्रुस के बाद तब मेरा मन बना कि यार ये हो गए तो एवरेस्ट कर लेंगे, तो 7 समिट के लिए काफी इजी हो जाएगा। अच्छा, तब तो तक 7 समिट का पता चल गया। हाँ, उसके बाद ये था कि यार 2 हो गए तो 7 समिट्स का अपना टारगेट हो जाएगा, इसका मतलब 2 हमारे हो गए हैं। तो उसी समय ये था कि यार फंड अब मिलने बड़े टिपिकल होंगे, तो पहले एवरेस्ट कर लेते हैं। अगर एक बार एवरेस्ट हो गया तो शायद फंड में इजी हो जाए, लोगों को लगेगा हाँ यार क्लाइंबर है। नहीं तो अभी तो ये बिल्कुल। सोचते हैं कि ये वाले पीक तो कोई कर लेगा। तो एवरेस्ट के लिए भी मैंने सितंबर अक्टूबर में डिसाइड किया कि हाँ इस मार्च में मेरे को एवरेस्ट जाना है, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले। तब तक कोई ऐसा प्लान नहीं था मेरा। हाँ। तो लेकिन बहुत जल्दी थी, मेरे को इतना कोई था भी नहीं यार जल्दी। फिटनेस का सोचा नहीं था, वीडियोस देखता था, क्योंकि मुरादाबाद बिल्कुल प्लेन एरिया है, कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई टीच करता क्या है कैसे है बताता। और कोई वो भी नहीं था मेरा कि इससे पहले टच रहा हो, लोगों से बहुत मिला हूं। जो कोर्सेज मुरादाबाद में में थे वो, कोई एवरेस्टर वेवरेस्टर से मुलाकात पहले किया हूँ। भैया एक एवरेस्टर था, रवि था। वो ओके। 2017 में वापस लौटते हुए वहीं पे एक्सपायर हो गया था। ओहो। तो कुछ डर घर वालों में भी था, लेकिन कुछ ये था, मैंने यार नहीं, कुछ जो चीज रह गई है वो करनी है। कुछ यहाँ भी सपोर्ट किया लोगों ने कि यार जो चीज अच्छा। रह गई है, कि गया था वो वापस नहीं आ पाया, वो लोग चीज तुम करना। मैं ठीक है बिल्कुल। तो था, लेकिन 6 महीने पहले डिसाइड किया, फिर ट्रेनिंग की सोची। तो मैंने बताया मैं एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ जिस संस्था है, तो सुबह शाम का ज्यादातर काम उसमें वही होता है। तो डाइट प्लान मेरा हो नहीं सकता, जिससे मिलने जाते थे, किसी के घर में पूड़ी खाने को मिल रही है, किसी के में पराठे मिल रहे हैं, किसी के में सही कुछ बात मिल रहा है। है खाने को, तो मना भी नहीं कर सकते थे। और सुबह शाम को ट्रेनिंग हो नहीं पाती थी, क्योंकि उनके साथ रहते थे सुबह शाखा और ये सब। तो कभी कभी मैं क्या करता था कि ट्रेनिंग के लिए बैग बैग लिया अपना, उसके अंदर बीट्स वगैरह भरे, गेहूं 20 किलो के आसपास। और मेरे को जब मौका मिलता था, कई बार तो मेरे को रात में पुलिस वालों ने रोका घूमते हुए, यार क्या कर रहे हो तुम, यहाँ घूम रहे हो, बैग ले रखा है तुमने। मैंने जी कुछ नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी। कह रहे ये कौन सी तैयारी है भाई, रात में तुम 12 बजे बैग लेके घूम रहे हो। हाँ। मैंने सर इसके अंदर मेरा वेट, और मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि वेट लेके कैसे जाना है, मेरे को पहाड़ों पे जाना है अभी, मैं एवरेस्ट की अच्छा। तैयारी कर रहा हूँ।
कह रहे अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो ठीक है करो। तो मेरे को बड़ा वो रहा, रात में कभी दिन में जी ने स्टेयर्स चढ़ लिए, तो घर वालों को भी लगता था यार पता नहीं क्या कर रहा है, ये किस तरीके की ट्रेनिंग है, कहाँ जाएगा, डर भी था उन्हें पहला बिल्कुल। रवि का सुन के। तो इस तरीके से मैंने ट्रेनिंग करी। और जब एवरेस्ट पे जाने वाला था, डर था कि यार मेरी ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं है, मैं केवल यहीं प्लेन पे करी है जो कुछ करी है, ऐसा बिल्कुल। प्री एवरेस्ट कोई पीक नहीं, कुछ नहीं। तो बड़ा डरते डरते वहां मैं पहुंचा। और सामान लेने जाना था, सामान का ही मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं था सामान कहाँ से परचेज वगैरह करना है। तो राइट। शायद होली थी मार्च में, तो मार्च में मैंने होली के समय जिस कंपनी के साथ जा रहा था उससे बात की। मैंने, मेरे को सामान लेना भी, सामान का भी नहीं कुछ पता, क्योंकि मेरा ज्यादातर फंडिंग भी तभी सब हुई थी, इसलिए सामान मैंने कभी पहले लिया नहीं, क्योंकि मार्च में ही सारी फंडिंग हुई, तो तभी मैं गया सामान लेने। तो मैंने ओके। यार यहाँ से जाएंगे, फ्लाइट करूंगा, अकेला जाऊंगा, तो मैंने दो दोस्तों को तैयार किया। मैंने यार एक काम करते हैं, पशुपतिनाथ घूमने चल रहे हैं। अच्छा। मैंने, मेरे को कुछ सामान लेना है, पशुपतिनाथ घूमने चल रहे हैं। तो उनसे तैयार किया और हम यहाँ से रात में निकल गए गाड़ी लेके। हम ड्राइव करते हुए यहाँ से काठमांडू गए टोटली। अच्छा। और 2 दिन बाद ही होली थी, हमें होली पे घर वापस आना था। हम रात को वहां पहुंचे, 4-5 घंटे सोए, सुबह पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, सामान खरीदा और फिर वहां से दोपहर को वापस चल दिए ओके। कि यार अब घर जाना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारा सामान खरीदा, बड़ी जल्दी जल्दी में सब डिसीजन हुए मेरे। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि बहुत मैं प्लानिंग से सारा कुछ काम किया। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस वजह से मेरे को डर भी बहुत था कि यार मेरा कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था, सब जगह इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे को मिलते रहे, ये सारा कुछ हो गया। जिस कंपनी के थ्रू गया वहां मैंने अकेले अप्लाई किया था, तो मेरे को पता नहीं था और कौन लोग है कौन नहीं। लेकिन जब होटल पहुंचा तो 3-3 इंडियन मेरे साथ थे मेरी टीम में। तो मेरे को ये था कि हाँ यार इंडियन है, ये मेरे को बता सकते हैं कुछ। अच्छा, एक हमारे साथ एक्सपीरियंस थे भरत भैया, उन्होंने एक 8,000 पहले की हुई थी। हाँ। तो मैंने यार इनसे बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मेरे को, मैं एज अ बड़े भैया की उनसे ही पूछता था जो कि चीज होती थी। मैंने, भैया ये कैसे है, बिल्कुल। वहां जाके क्या होगा, क्रैम्पन पॉइंट से कितना रहता है, ऑक्सीजन यूज करने के बाद कैसा लगता है, ये सब चीजें मैंने उनसे पूछ के, बाकी जब बेस कैंप पहुंचे तो पता चला पूरी आर्मी की टीम है हमारे साथ यहाँ। तो ये था कि फिर तो घर जैसा लगा कि कभी कढ़ी की इच्छा हुई तो कह दिया कि भैया आज कढ़ी बनवा लो। आर्मी टीम में हमने कढ़ी खाई बेस कैंप में। तो वो तो घर जैसा लगा कि इतने सारे भैया हो गए। दवाई की कुछ दिक्कत होती थी, कुछ मेडिकल लगता तो दीदी थी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ में ही आर्मी में। तो सारी चीजें बड़ी इजी होती चली गई। उसके बाद एक फिटनेस को लेके समस्या थी कि यार ऊपर जाएंगे फिटनेस कैसा रिएक्ट करेगी, बट जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा फिटनेस ने रिएक्ट किया, क्योंकि जैसा सुनता था कि हमारे साथ अल्ट्रा मैराथन आ रहे हैं, और साइकिलिस्ट थे, महाजन ब्रदर्स, सब लोग थे। मैंने, यार इन हाँ। सबकी फिटनेस इतनी लंबी है और ये इतने लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं तो 6 महीने से इसके बारे में सोच के अभी आया हूँ। तो नहीं, मेरे पता को नहीं मैं कैसे। वही चीज समझ नहीं आती कि आप तो 6 महीने से, कोई सोच भी कह सकता है कि 6 महीने पहले प्लान किया और उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप पे इतने बड़े तुर्रम खां मिलते हैं। तुम्हारी अपनी जो टीम थी, इतने फॉरेनर्स थे उसमें, निक हॉलिस और बड़े बड़े लोग जिन्होंने पहले एवरेस्ट किया हुआ है, ये एक्सपीडिशंस किए हुए बड़े बड़े। तो उनके साथ फिर कैसे अपने आप को उसमें रखा, फोकस रखा कि भाई हो जाएगा टाइप। जब इंट्रोडक्शन हुआ भैया तभी मेरी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जब पता चला कि यार इन्होंने प्री एवरेस्ट में ये सब कर रखा है। भावना ने भी प्री एवरेस्ट कुछ किया था हमारे साथ की थी। अनीता कुंडू ओके। एवरेस्टर ऑलरेडी थी 2 टाइम्स की। भरत भैया हाँ। 8,000 थे। और निकोस था, वो पहले प्री एवरेस्ट, उन्होंने एवरेस्ट किया हुआ था। निक एवरेस्ट हॉलिस किया था। ऑलरेडी सबमिट कर चुका था, वो गाइड था, एज अ गाइड था। तो बिल्कुल। मेरे अंदर बड़ा डर था। मैंने, यार पता नहीं ये सब लोग ऐसे हैं, मैं अगर कहीं रह गया तो मेरे को तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा, तो ये सब तो आगे निकल जाएंगे। तो बड़ा डर था फिटनेस को लेके मेरा, कि मैंने यार बहुत जल्दी करी। तब मेरे को लगता था मैंने, यार शायद मैंने बहुत जल्दी करी, या मेरे को और ज्यादा पिक्स करनी चाहिए थी, एक्सपीरियंस लेना राइट। चाहिए था, तब मेरे को यहाँ आना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता था। बट मैंने ये था कि यार इतना इन्वेस्टमेंट अब मैं करके आ चुका हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं कैसे भी करना है, क्योंकि दोबारा मेरे को ये बिल्कुल। मौका मिलेगा नहीं। तो मेरे को अपना जो 100% है वो यहाँ पे देना है, और अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके बिल्कुल ठीक रहना है कि नहीं, हेल्थ इशू नहीं होने चाहिए। जितना भी हो अपना 100% देके, अगर लगेगा मेरे को कि यार नहीं हो रहा तो मैं वापस आऊंगा और फिर कभी और ट्राई करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि ओके। नहीं यार करना है तो बिल्कुल इस बार करके बिल्कुल ऐसा ना हो कि फिर वही सब ऊपर ही समस्या मर हो। जाएंगे, वो वाली फील नहीं थी। हाँ, वो फील नहीं थी कि नहीं यार अगर ऐसा लगा नहीं हो रहा तो फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन वेरी नाइस। 100% देके जाऊंगा कि नहीं यार पूरा कोशिश करी मैंने, नहीं हुआ कोई बात नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब आपको देखा भी वहां पे, तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे। पता नहीं, बाहर से देखने में तो ऐसा कभी नहीं लगा कि आप इतना मतलब कम ट्रेनिंग या इतनी शॉर्ट प्लानिंग से आए हैं। क्योंकि जब हम एक्लिमेटाइजेशन के लिए जाते थे या रोटेशन पे जाते थे, तब वापस आके बहुत मतलब कॉन्फिडेंट लगते थे। आप जब भी आपसे बात हुई, आप भरत
अनीता तो चलो ठीक है, वो तो अलग ही लेवल पे थी, बट देन आपको भी देख के कभी ऐसा लगा कि आपने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं किया या ज्यादा अब मेहनत करके नहीं आ रहे? और बेस्ड ऑन दैट, अच्छा मेरे को वो वाला इंसिडेंट बताइए जब हम बेस कैंप पे थे हमारी टीम, और आप कैंप 2 में फानी वाले इंसिडेंट में फंस गए थे, जो फानी साइक्लोन आया था। हाँ भैया, हमारा रोटेशन चल रहा था, हम कैंप 2 पे रोटेशन पे थे। और अच्छा विपिन, पहले रोटेशन का बताओ, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन भैया ये होता है कि हम अपने आप को एक्लेमेटाइज करने के लिए रोटेशन करते हैं। एक तो हम रूट से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे एक बार जाके, राइट। और दूसरा ये रहता है कि एक बार हमें उस हाइट तक पहुंच जाएंगे तो एक्लेमेटाइज हो जाएंगे कि हम इस हाइट तक आए हुए हैं, और हमारी बॉडी ठीक रिएक्ट करना शुरू कर देगी, एक्लेमेटाइज हो जाएगी एक बार। तो बिल्कुल। हम पहले बेस कैंप से थोड़ा हाइट तक गए, जैसे हाफ कैंप 1 तक गए, और वापस आ गए। एक बार देखा है कहाँ जाना है, थोड़ी बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाएगी, पता चल जाएगा रूट कैसा है। फिर हम कैंप 1 तक गए, कैंप 2 तक रोटेशन करके फिर वापस आ जाते हैं। और इसी तरीके से रोटेशन करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि ठीक है कैंप 1 कैंप 2 नहीं जा रहे, कोई आसपास पीक्स है या कोई हाइट है ऐसी, तो वहां पे एक्लेमेटाइज कराते हैं ताकि बॉडी हमारी बिल्कुल एक्लेमेटाइज होती रहे। इसके लिए वो होता है। करेक्ट। तो उसी तो उसी बेसिकली उसमें ये हम रहता है कि कम ऑक्सीजन में अपने आप को एडजस्ट करने का तरीका जो है। जी जी जी, क्योंकि नीचे से हम आ रहे हैं तो वहां पूरी ऑक्सीजन हमें मिलती है, और जैसे जैसे करेक्ट। हाइट गेन करते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है। तो हमारी बिल्कुल। बॉडी उस हाइट के अकॉर्डिंग ढलनी शुरू हो जाए, उस चीज को एक्लेमेटाइज कर ले बॉडी, उसके सही लिए हम बात। रोटेशन करते हैं। तो उस रोटेशन में हम सब गए हुए थे क्लाइंबर। कैंप 2 में हमारे टेंट लगे हुए थे। मेरे साथ समीर था सीरिया का, और भरत भैया निक एक साथ थे, निकोस अली की एक साथ थे, अनीता कुंडू अकेली थी। तो रात में उस समय फैनी तूफान आया जैसा यहाँ आया। तो मेरे साथ सीरिया वाला बंदा था, वो बड़ा बेचारा डर गया एकदम से जैसे ही फैनी तूफान आया, और टेंट उड़ने शुरू हो गए। था ही वो डरने वाला, क्योंकि हमने जब बहुत सुबह ज्यादा। उठ के देखा था तो पूरी साइड वहां से पूरी डैमेज हो गई थी। इवन कुछ कैंप्स तो उड़ के चले गए थे, सारे सब लोग फट गए थे, सब कैंप्स टेंट्स वगैरह सब। तो मैं उठा एक बार को, हमने देखा है टेंट उड़ रहा है, हमने पत्थर रखे टाइट करके, और मैं फिर सो गया अपना स्लीपिंग बैग लेके। और वो सीरिया वाला बंदा मेरे को बार बार उठाता, वेपन उठ, वेपन वेक अप, इट्स टेंट इज ब्लोइंग एंड ऑल। यार सो जा की, बिकॉज हम कुछ वहां कर भी नहीं सकते थे। अच्छा मेरे को डर इसलिए, कर भी कुछ नहीं सकते, डर था, लेकिन हम करें क्या, क्योंकि बैठ के और ज्यादा डर लग रहा बिल्कुल। था। हम बैठते थे तो और डर लगता है टेंट उड़ जाएगा। अच्छा सोते हुए डर लगता नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। अपना हाँ। स्लीपिंग बैग के अंदर मुंह किया मैंने तो अंदर लेट गया था। जब लगता था बीच में कि टेंट एक साइड से उड़ रहा है, तो पत्थर उठाया और वहां रख दिया। तो रात भर नींद नहीं आई उसे। समीर था मेरे साथ। अच्छा इंसिडेंट ये हुआ कि अनीता का टेंट बिल्कुल खराब हो गया, उड़ने की स्थिति में हो गया, तो अनीता भाग के भरत भैया के टेंट में गई। ये सब ओके। लोग भी रात भर टेंट को पकड़े रहे, पूरी रात जागे रहे। और बिल्कुल। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उठ के पहले पानी मांग रहा था। मैंने यार पानी मिल जाए, क्योंकि रात भर सोते सोते हो गए थे। सुबह पानी मांगा तो हमारे पास जो शेरपा है वो आता है, शेरपा सरदार, वो कहता है कह रहे अगर आपको जिंदा रहना है तो सीधा चुपचाप नीचे चलो। रात में ये क्या हुआ, एक बार टेंट से बाहर निकल के देखो हुआ है क्या। और हाँ। वाकई में जब हमने टेंट से बाहर निकल के देखा तो हमारा किचन टेंट की पूरी साइड डैमेज थी, वहां पे कुछ भी नहीं बचा था। और बिल्कुल। पानी वानी हमारे पास था नहीं। हमने बैग उठाया और वो सब मेरे को ये कह रहे थे अच्छा तुम सोते रहे पूरी रात सारे क्लाइंबर। मैंने हाँ मैं कर भी क्या सकता था, कि सुबह को चलना था इसलिए एनर्जी सेव कर रहे थे। तो लगा भी कि नहीं यार उठना होना चाहिए था, लेकिन उठ के हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये था। एब्सोल्युटली। हाँ, जब लगता था तो टेंट को हम यही कर सकते थे कि पत्थर से ढक सकते थे कि उड़े ना। और वही हम कर रहे थे बीच बीच में उठ के, कि हम अपने टेंट को पकड़ के रखें कि टेंट कहीं ना उड़े। बिल्कुल। और ये तो वही नॉर्मल सब हमने। तूफान भी नहीं था, मतलब एक होता है कि विंड्स बहुत तेज चल रही है, ये तो फानी तूफान मतलब बहुत ही रेयर चीज है। हम जब बेस कैंप में थे तभी इतना ज्यादा फील हो रहा था, तो हमें तो यही लग रहा था कि कैंप 2 में पता नहीं कोई बचता भी है नहीं बचता, वो वाली फील थी, क्योंकि टेंट्स वेंट्स भी हाँ जैसे भैया, बाद में पता चला बहुत उड़ गए थे। सारे टेंट्स उड़ गए थे, बहुत से टेंट्स फट गए थे। हमारे टेंट्स भी आधा मतलब इस तरीके से हो गए थे, पूरा डाउन, जैसे ऊपर की जो लेयर है वो हमसे छू रही थी, इस तरीके का पूरा डाउन हो करेक्ट। गया था, सारी स्ट्रिंग्स टूट गई थी ओह। उसकी। तो बड़ा वो रहा, लेकिन ये था कि रात में सोते रहे तो इतना पता नहीं चला। सुबह उठ के लगा कि हाँ यार रात को क्या हुआ होगा, ये सब देख के लगा। आई एम श्योर। हाँ, और नीचे फिर वापस जाना था, पानी कुछ था नहीं, सीधा कैंप 2 से रात के जगह हुए थे। कैंप 2 से बेस हाँ। कैंप जाना कुंभू आइसफॉल पार करके, तो वो बड़ा ही वो था। लेकिन हाँ ये था कि वापस आके ये बता सकते लोग कि हमने फैनी तूफान को झेल लिया ऊपर। बिल्कुल, बहुत सही बात है। क्योंकि हम जी बेस कैंप में थे तभी हम इतना डर रखे थे कि आपकी टीम के साथ क्या होगा, बट लकीली जब नेक्स्ट डे देखा हमने, तब थोड़ा जान में जाने, और फिर जब आपके साथ इंटरेक्शन हुई तब पता चला कि मतलब कैसे वहां पे टाइम्स रहेंगे। बिकॉज अनीता दीदी ने भी काफी बताया, आपने भी बताया, मतलब जैसे जैसे वहां पे रहे। तो चलो अच्छा, उसके बाद ये बताइए, अब मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, एक बार जब एक्लिमेटाइजेशन कर लेते हैं, विच मीन्स
आप ऑल्टीट्यूड में जाके अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आप वेट करते हैं कब आपको वेदर विंडो क्लियर मिलती है, और वेदर प्रिडिक्शन के बाद आप फिर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में दो इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या तो आप बेस कैंप में वेट करते रहें, या फिर आप ट्री लाइन में जाते हैं अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। तो जैसे हमारी टीम थी, हमने चूज किया था कि हम बेस कैंप में ही वेट करेंगे, बट विपिन की टीम ने डिसाइड किया, विपिन ने और इनके साथ कुछ और फ्रेंड्स ने, कि ये वापस ट्रैक करके जाएंगे ट्री लाइन तक, और फिर वहां पे टाइम स्पेंड करने के बाद जब बॉडी री एनर्जाइज हो जाएगी उसके बाद वापस आएंगी। तो उसके बारे में बताइए जरा, ट्री लाइन में फरीचे जब आप गए तो, क्योंकि हमारा मतलब जो क्योंकि काफी डिस्टेंस था वो। जी भैया, क्योंकि हमारा जो रोटेशन थे वो कंप्लीट हो गए थे काफी जल्दी, और बिल्कुल। वेदर विंडो में काफी लंबा टाइम था बताया जैसे कि। तो हमने ये सोचा कि यार बेस कैंप में वेट करेंगे, वही सब खाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्री लाइन में घुमाएंगे तो थोड़ा सा बॉडी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी मिल जाएगी। खाने का जो बिल्कुल। हमारा मन है वो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्री लाइन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन बहुत अच्छी है वहाँ। तो फिर करेक्ट। था मेरे साथ भरत भैया थे हमारी टीम के। कुछ हमारी टीम के पहले बंदे चले गए थे, एक दो लोग हेली से, बाय हेली वो लोग ओके। नीचे चले गए थे एक्लेमेटाइज होने। लेकिन हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा बजट था नहीं, तो कि हम यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे नीचे ट्री लाइन तक जाएंगे, वहां 4-5 दिन अपना एक्लेमेटाइज करके फिर वापस आएंगे। तो दो बिल्कुल। लोग हमारी टीम के थे और दो लोग दूसरी टीम के हमने लिए। हम चारों लोगों ने 4-5 दिन का सोचा, हम नीचे चले गए, और हम वहां से सीधे नीचे फेरीचे पहुंचे एक दिन में डायरेक्ट। सही बात है। हम डायरेक्ट फेरीचे जाके हमने स्टॉप किया फेरीचे में, फिर हमने एक होटल, बहुत अच्छा होटल है वहां पे, लॉज। हमने सोचा था कि इसमें पूरा टोटल वुडन का बना हुआ है, हमने वो देखा। लेकिन उसके अंदर क्या था कि हमें उस समय उस दिन खाली नहीं था कोई भी रूम, तो उन्होंने कहा सर आज खाली नहीं है कोई रूम, इसलिए हम इस रूम में अभी आपको नहीं रोक पाएंगे। हमने तो कोई नहीं, करेक्ट। 2-1 दिन बाद आ जाएंगे। हाँ सर खाली हो जाएंगे तब आप आ जाएगा। हमने फिर कोई दूसरा होटल किया, वहां पे हमने खूब खाया पिया। हमें अच्छा इतना पता नहीं था कितने पैसे लेंगे, और पैसे हमारे पास थे भी नहीं, तो हमारे जो पैसे थे वो सारे 2 दिन में खत्म हो गए। अच्छा हमने विपिन, खूब ये भी आलू। बताइए कि एक एक सॉरी आपको डिस्टर्ब करूंगा, जी क्योंकि भैया। वहां पे रेट जो होते हैं यहाँ के रेट में बहुत ज्यादा अंतर होता है, चाहे पानी हो, चाहे नहाना हो, चाहे फोन चार्ज करना। तो थोड़ा आइडिया जरा लोगों को बताइए कि फोन चार्जिंग का कितना लगता है, नहाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, या कुछ खाना है मैगी का क्या कॉस्ट है, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। हाँ भैया, दरअसल क्या है ना, यहाँ तो जो रेट्स हैं वहां पे आप समझ लीजिए कि जो चीज जा रही है वो इतनी कॉस्टली हो जाती है कि अगर हमें यहाँ करेक्ट। पानी की बोतल 10 रुपए मिले तो वहां 50 की या 100 की मिलेगी वो। इतना ज्यादा, इवन फोन चार्जिंग के हमें पैसे देने पड़ते हैं कि अगर फोन चार्ज करना है तो 100 रुपए, 200 रुपए, इतना इतना फोन चार्जिंग का पैसा है। जैसे इवन जैसे हम जो बेस ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा वो चार्जेस हाँ, बढ़ते रहते हैं टाइप। इवन बेस कैंप में हम जो नेट इस्तेमाल करते हैं 250 रुपए 1 GB का, वो 2500 रुपए, 2500 रुपए 1 GB का, नहीं सर। 7500 रुपए का इतने 2 GB 4 GB का। तो इस तरीके के बिल्कुल। चार्जेस वहां पे हो जाते हैं। तो हमारा जो सारे पैसे हम इकट्ठे करके ले गए थे 4 लोग, हमारे 2 दिन में खर्च हो गए। हमने आलू के परांठे, जो भी चीज अच्छा लगा हमने खूब खाया वहां पे। यार ट्री लाइन बिल्कुल। में आए हैं, जितना अच्छा लग रहा है सब खा लो, एनर्जी गेन कर लो यहाँ पे, क्योंकि फिर दोबारा करेक्ट। ऊपर जाना है। तो 2 दिन हो गए, खत्म हो गए हमारे सारे पैसे, वहां से हमें वो होटल छोड़ना पड़ा। तो हम वापस आ रहे थे तो हमने फिर वो होटल देखा जिसमें हमने पहले बात की थी। हमने कहा यार एक बार कोई नहीं, देख के चलते हैं, वैसे ही रुकेंगे तो नहीं क्योंकि पैसे नहीं है। तो उसके ऑनर से हम मिले कि यार बहुत अच्छा बनाया है, एक बार देख सकते हैं होटल। कह रहा हाँ सर देखिए। तो हमने कहा हमारे रुकने का बड़ा मन था, हम आए तो 4 दिन के लिए थे, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है इस समय। तो कह करेक्ट। रहे सर कोई बात नहीं, आपने कैसी बात करी, आप कंपनी का नाम लिखा दिया, आप बाद में कैश दे दीजिएगा, आप 2 दिन रुकिए आराम से। हमने सोचा, चारों ने सोचा यार क्या करें, कि यार ठीक है रुकते हैं, अगर हम ट्री लाइन का एंजॉय करने आए हैं 2 दिन में हमें कुछ बिल्कुल। ऐसी ऑक्सीजन तो मिली नहीं होगी, कम से कम 5-6 दिन लगाते हैं। हमने 2 दिन और रुके और वहां पे जो हमारा मन करता था खाते थे। तो एक बार को हम ये भी सोचते थे कि यार ये होटल वाला भी सोच रहा होगा, वैसे इनके पास पैसे नहीं है, और ये ऑर्डर सब अलग अलग करते हैं कि इतना महंगा ऑर्डर करते हैं कि यार पता नहीं बिल्कुल। क्या होगा। लेकिन हमने खूब किया। लेकिन जब लास्ट टाइम आया पेमेंट वाला, हम निकल रहे थे, तो मेरे पे कार्ड था, वो अभी तक पूरे नेपाल में कहीं भी कार्ड नहीं चला था, वो क्रेडिट कार्ड। मैंने कई जगह उसे यूज करके देख लिया था। मैंने भरत भैया से कहा, मैंने भैया एक क्रेडिट कार्ड है, यूज करके देख लेते, क्या पता चली जाए, कम से कम ये तो होगा कि हाँ पेमेंट देना चाह रहे हैं लेकिन इनका नहीं हो रहा है चाहते पेमेंट। हैं। उसने बिल्कुल। कार्ड दिया, वो बड़ा लकीली ऐसा हुआ हमारा कि वहां स्वैप हो गया, और अरे पेमेंट गुड। हो गई। तो वो क्रेडिट कार्ड वाली कहानी है कि हमारे पास किसी के पास कैश नहीं था, कुछ नहीं था। सोच के चले थे बिल्कुल। कि यार पता नहीं एक भी नहीं है कुछ। तो उसे लगा कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है अभी तो आप बाद में भिजवा दीजिएगा। मैं नहीं यार, अगर स्वैप हो जाएगा तो अच्छा है हमारे लिए, तो पेमेंट बाद में करनी है अभी करनी है। तो वो बिल्कुल। लकीली स्वैप हो गया हमारा। और बड़ा अच्छा रहा कि हाँ कि ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगा उसे कि नहीं यार पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, ऐसे लेकिन वैसे हमने जो भी एक्सपीरियंस किया वहां पे लोगों को काफी पॉजिटिव रिएक्शन रहता है, जो भी एवरेस्ट जा रहे हैं, ट्रेकिंग करने जा रहे हैं।
आई मीन इतने तो हेल्पिंग भैया, बड़ा इतना अच्छा पॉजिटिव था अप्रोच। आप लिखिए कि मैंने बताया जैसे कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो ओनर ने सीधे सीधे कह दिया आप 4 लोग हैं, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर करो, कुछ भी खाओ नहाओ, चार्जिंग करो। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए हमें मना नहीं करी, जबकि उसे मालूम था करेक्ट। पहले ही मना कर चुका हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, तो जहां भी गए बिल्कुल बड़ा हेल्पिंग नेचर रहा। करेक्ट। तो हमें भी मतलब जैसे हम भी जैसे टीम के साथ जाते थे, तो जब हम एवरेस्ट करके आए तो आई रिमेम्बर सब जगह हमें केक बना के देते थे, जहाँ लॉज में रुकते थे कि सर आप जी जी एवरेस्ट जी। करके आए हैं, केक कटिंग हो रहा है वहां पे, पूरा सेरेमनी की तरह सबको गमछा वगैरह जैसे देते हैं, सबको बहुत गमछा वगैरह, अच्छा फील ब्लेसिंग आता था। सेरेमनी होती थी सब जगह पे, हाँ जहां जहां भी बिल्कुल। रुके। हाँ, कहीं जगह केक्स खिलाए जाते थे, ब्लेसिंग सेरेमनी होती थी, पट्टा पहना हाँ के कि आप लोग दुआ, बहुत अच्छा एवरेस्ट आपका सीजन रहे। सही और बात। इतना वेरी भी नाइस। था बेचारे, हमारे जो हमारे साथ में एक आध गाइड हमारे साथ जाते थे, बेस कैंप तक गए, उन्होंने कई बार ऐसा भी किया कि अगर हमारे एक साथ के क्लाइंबर का बर्थडे था तो उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक वो केक कैरी किया कि हम उसका बर्थडे बेस कैंप पे सेलिब्रेट कर लें। हाँ तो काफी बड़ा अच्छा बिल्कुल। एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा वहां रहा। एग्जैक्टली। अच्छा विपिन, अब नेक्स्ट वो बताइए जो आपकी मेन जर्नी थी जब आपने क्लाइम शुरू किया, क्योंकि उसमें भी आई रिमेम्बर जैसे आपसे बात हो रही थी, मतलब इतना इजी नहीं रहा, स्पेशली जब आप कैंप 3 में पहुंचे, ऑक्सीजन स्टार्ट करना यूज किया, उससे पहले तबीयत ने भी, बॉडी ने कुछ टाइम के लिए सपोर्ट नहीं किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। हाँ, जैसे रोटेशन कर रहे थे कैंप 2 तक तो ऐसा लग रहा था कि बॉडी बड़ा अच्छा कैंप 2 तक रिएक्ट कर रही है। और कभी राइट। मैंने ऑक्सीजन यूज की भी नहीं थी, तो बड़ा डर था यार ऑक्सीजन यूज करके पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल। कैंप 2 तक ही थकने तो हम लगते ही थे, क्योंकि ऑक्सीजन डाउन होती थी तो बड़ा हल्के हल्के कदम पड़ते थे, गिन गिन के डालते थे कई बार तो 10 कदम और चलने हैं, 100 कदम काउंट कर ले रहे हैं, फिर 100 कदम काउंट कर रहे हैं। तो कैंप 2 से कैंप 3 अच्छा दिखाते थे, ऐसे जैसे बेस कैंप से कैंप 1 है, तो हाँ शेरपा से पूछते थे शेरपा कितना रह गया है, कि बस थोड़ा सा और है, 1 घंटे की जर्नी और है, 10 मिनट और है, 15 मिनट और है, ऐसे करते करते हमें बड़ा लंबा चलना पड़ता था। कैंप 1 से कैंप 2 सामने दिखता था हमें, और हमें वही चलने में 4 घंटे, 3-4 घंटे लग जाते थे। इवन जब बिल्कुल। वो साइट भी आ जाती थी कैंप 2 की हमारी, तो वहां से हमें अपना टेंट पकड़ने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता था कि हाँ यार हमारा टेंट आ गया है। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा थक जाते थे। फिर कैंप 2 से किसी ने कैंप 3 दिखाया, जो पहले हमारे साथ का निकोस था, कह रहा वो ऊपर कैंप 3 है। और वो देख के ऐसा डर लगता था क्योंकि बिल्कुल इंक्लाइन खड़ा हुआ तो पहाड़ था वो, तो मैंने यार इस पे कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि इतनी ऐसे उस पे कभी चले भी नहीं, और पहली पहली बार मेरा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। तो मैं भरत भैया से पूछता हूँ, मेरे भरत भैया यार ऑक्सीजन यूज करके, कह रहे ऐसा लगेगा जैसे प्लेन पे चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता मत कर, हाँ बड़ा अच्छा हाँ। लगता है और बड़े आराम से चला जाएगा। मैं ठीक है भैया। तो कैंप 2 से कैंप 3 गए, थोड़ा थक रहे थे, सीधा खड़ी चढ़ाई थी। कैंप 3 तक जाते हुए कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, थक बहुत रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि ऑक्सीजन की ऐसी कमी हो रही है कि ऑक्सीजन अभी लेनी है। कैंप 3 तक गए तब तक गले में दिक्कत होनी शुरू हो गई, खराश आनी, खांसी आनी, मेरे को लगा नॉर्मल है, पानी वगैरह कम पी रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा होगा। कैंप 3 में बिल्कुल। पहुंचे तो मेरे को ऐसा लगा जैसे वॉमिटिंग वगैरह सी हो रही है, गले में खांसी। फिर हमने कैंप 3 से ऑक्सीजन लगानी शुरू की, ओके। तो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। फिर मैंने गर्म पानी थोड़ा सा ज्यादा पिया, गले को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी, मेडिसिन ली एक, तो उससे थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। क्योंकि एक बार अगर माउंटेन्स में खांसी वगैरह, गला एक बार खराब होना शुरू हो जाए तो वो ठीक नहीं होता जल्दी से। खांसी जैसे कहते हैं ना, कुंभू कफ कहते हैं उसे वहां पे, तो वो कुंभू कफ कह बिल्कुल। रहे एक बार आ गया तो वो जाता नहीं है जब तक आप एक्सपीडिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जैक्टली। उसका बड़ा डर था मेरे को। इवन मैं दवाई नीचे टेंट से लेके आया था, डॉक्टर दीदी हैं वहीं जो कैंप में साथ थी, आर्मी वाली उसमें टीम में, मैं उनसे, मैं दीदी अगर ऐसा होता बिल्कुल। तो मेरे को दवाई दे देना, कह रही ठीक है। तो वो मैंने खाई तो ठीक है, थोड़ा सा कैंप 3 में सोने के बाद थोड़ा ठीक लगा। फिर वो ओके। गेन हुआ जब मैंने ऑक्सीजन वगैरह यूज की, तो थोड़ा सा गेन हो गया मेरी बॉडी। ओके। फिर कैंप 3 से कैंप 4 की तरफ बढ़े, तो कैंप 3 से कैंप 4 भी ऐसा दिखता है जैसे कि बीच में बताया पत्थर वगैरह आएंगे, रॉकी सेक्शन आएगा, ये सब। और पहले से ही ये था कि यार क्रैम्पॉन पहन के रॉकी सेक्शन पे कैसे होगा। हाँ हाँ। तो एक एक के पीछे एक, अच्छा टीम भी आगे पीछे हो जाती है सारी, तो पता नहीं चलता, कोई अगर हल्का थक गया तो सब हो जाते हैं। तो कैंप 3 से कैंप 4 तक तो हम सारे टीम वाले सब अलग अलग हो गए। तो मैं हाँ। किसी के साथ चल रहा हूँ तो मेरे साथ तो कोई एक शेरपा था, वो विदाउट ऑक्सीजन जा रहा था कैंप 3 से कैंप 4। ओके। हाँ, तो उसके साथ मैं चलते चलते बातचीत करते करते, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट उसे कहीं चाहिए होता, तो पीछे से कुछ पानी निकालना है, उसे कुछ करना है, तो मैं करवाया था उसके साथ। मेरे को पता नहीं चला कब हम कैंप 3 से कैंप 4 पहुंच गए, बातचीत करते अरे करते। वाह। तो कहीं दिक्कत आती तो वो मेरे को सपोर्ट कर देता कि ठीक है यार इसे पकड़ो। हालांकि वो मेरा शेरपा नहीं था, लेकिन ओके। सपोर्टिंग इतने बंदे रहते हैं कि अगर कोई दूसरा भी है, उससे सपोर्ट की जरूरत है, तो वहाँ एक दूसरे को करेक्ट। सपोर्ट करने के लिए सब रहते हैं। तो कैंप 3 से कैंप 4 पहुंच गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और कैंप 4 में फिर जर्नी थी हमारी कि यार कैंप 4 तो सबमिट रह गए, एक आखिरी दिन है, सब प्रे कर रहे थे कि यार बस ये और हो जाए अच्छे से।
तो बिल्कुल। कैंप 4 हम पहुंचे, मैं भरत भैया, उस दिन हमें क्लाइम करना था और भावना थी हमारे साथ, 3 लोग थे हमारी टीम से उस दिन। और आर्मी की टीम थी आप लोगों की टीम शायद थोड़ी हमसे पहले निकल गई थी। हम पहले पहुंच और गए थे, हाँ। हम अपने शेरपा से कह रहे थे हम कब निकलेंगे, सारे लोगों की टॉर्च दिख रही है हमें ऊपर, हम कब निकलेंगे। हाँ हाँ। तो हमारी जर्नी शुरू हुई 8:30 8:30 के आसपास, हम अपने कैंपों से निकले। तो करेक्ट। जब हम निकले हमने देखा हमारे पीछे गिनती के 4-5 क्लाइंबर रहे होंगे, बाकी सब लोग आगे थे। हाँ, तो क्योंकि मेरे आई एम श्योर सबको मैं बताना चाहूंगा, जो फेमस फोटोग्राफ नजर आती है वहां लाइन लगी हुई है, तो वही दिन था जिस दिन हमारी टीम्स ने सबमिट किया। बिकॉज वेदर विंडो उस दिन का अच्छा बता रहा था कि इस दिन वेदर अच्छा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा टीम्स चाहेंगी कि उस दिन समिट पे जाएं। तो जैसे विपिन ने बताया, तो हमें भी लगा कि बहुत सारे लोग उस दिन समिट के लिए जाएंगे, तो हम जैसे 7 बजे और हम स्टार्ट हो गए चढ़ने के लिए। बट नॉर्मली क्या होता है, लोग 9 9:30 वैसे चलते हैं, बट क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हम एंटिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए हम 7 बजे चल लिए। बट विपिन की टीम थोड़ा और लेट स्टार्ट किया, तो जब तक इन्होंने स्टार्ट किया सारे के सारे इनको पूरी एक लाइन से टॉर्च नजर आ रही थी ऊपर चढ़ते समय। और वैसे डिमोरलाइजिंग रहता है कि सारे आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे रह गया टाइम। तो कैंप 4 में ऐसा पहले सभी को पता था कि इस बार बहुत रश होने वाला है, क्योंकि सबने मिडिल डे चुना था। 2 दिन 3 दिन के लिए वेदर विंडो खुली, सबने मिडिल डे चुना क्योंकि ये सबसे अच्छा होगा, सबको ये था। बिल्कुल। तो जब हमने बाहर निकल के देखा 4-5 क्लाइंबर पीछे थे और हम लोग चल रहे थे, तो ये तो हमें दिख गया था कि बहुत लंबा जाम हमें मिलने वाला है। लेकिन कि ठीक है यार, हमें जब चल रही है आगे अटकते तो अच्छा, पीछे अटकेंगे कोई बात नहीं। करेक्ट। चलते चलते मैं भरत भैया, फिर भरत भैया भावना थोड़े से आगे हो गए, मैं हल्के हल्के चल रहा था पीछे। तो एक टाइम ऐसा है जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मेरे को लगा मैंने यार मैं ही सबसे लास्ट रह गया, पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर मैंने हाँ। शेरपा को देखा, तो मेरा शेरपा और भरत भैया के शेरपा दोनों क्योंकि एक ही कंपनी से थे, तो वो दोनों ओके। भी साथ साथ चल रहे थे, थोड़े से मेरे से आगे हो गए थे, मेरे टच से बाहर थे वो। तो मैंने आवाज मारने की कोशिश की, तो क्योंकि वहां पे मैंने मास्क लगा रखा है और इतने क्लाइंबर बीच में हो जाते हैं, आवाज भी नहीं जाती है, बिल्कुल। इतनी हवा चलती है तो आवाज भी नहीं जाती है। तो मैंने फिर ये हल्के हल्के मैंने सोचा, मैंने यार एक बार शेरपा को पकड़ लूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो देखेगा कौन, मैं तो सबसे एंड में हूँ, कोई पीछे से आके भी नहीं पकड़ेगा। हाँ तो हाँ। मैंने थोड़ा सा तेज चलना शुरू किया, 2-4 क्लाइंबर क्रॉस करते करते फिर मैं आगे पहुंचा, शेरपा के पास पहुंचा। मैं शेरपा से कहा, मैंने आपने तो एवरेस्ट क्लाइम कर रखा है 5-6 बार, मेरा क्लाइम होना है तो कम से कम मेरे साथ चलो। तो हाँ उसने हाँ। कहा कि अगर लेट चलोगे तो ऐसा है, मैं बीच में से वापस चले जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सब चीज होगी, हमें सब चीज का देखना है। वो भी अपने पॉइंट पे बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल। तो हमने आगे चलना शुरू किया, हमें फिर भावना मिली, उसके कुछ और मास्क के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई थी उसका, आई थिंक सिलेंडर का रेगुलेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। तो शेरपा ने ओके। कहा कि हम अपने वो कर रहे हैं, आप लोग मत रुको, नहीं आपको भी दिक्कत होगी, आप लोग चलते रहो। भरत भैया काफी आगे हो गए थे, मैं चल रहा था अकेले, बड़ा डिमोरलाइज सा लगता है कि यार अकेले रह गए हैं, पता नहीं भैया कितनी आगे हैं, क्या होगा, मेरा होगा नहीं होगा। तो फिर मैंने करेक्ट। कोशिश की, मैं चलते रहूंगा, आप तभी रुकूंगे जब भरत भैया मिल जाएंगे। तो मैं चलते चलते आगे क्लाइंबरों को हल्के हल्के क्रॉस करते करते फिर मेरे को भरत भैया मिल गए। तो वहां पे ये हो गया कि यार अब शेरपा भी नहीं रहेंगे तो मेरे साथ भरत भैया हैं, मैं भरत भैया के साथ हूँ, हम दो हैं, अब जो भी होगा हम आपस में कर लेंगे कम से कम। तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन वो मिल गया मेरे को कि हाँ भरत भैया साथ में। तो कई जगह में ऐसा भी हो गया, किसी किसी पॉइंट पे उस समय हमें 1-1 घंटा वेट करना पड़ा कि हमारे आगे क्लाइंबर हिल नहीं रहे और हम वहां खड़े हैं। और अगर उस पॉइंट पे ऐसा कहते हैं कि आप 10 से 15 मिनट भी एक जगह रुकेंगे तो आपका ब्लड बड़ी जल्दी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओके। इसलिए हम हाथ पैर अपने अंदर चलाते रहते हैं, जूतों के अंदर पैर चला रहे हैं, हाथ मार रहे हैं एक दूसरे, जैसे बॉक्सिंग वाले करते रहते हैं, हाथ चलाए जा रहे हैं, उंगलियां चलाए जा रहे हैं कि यार जाम ना पड़ जाए। और ये लग रहा है कि यार अभी इतने लोग हैं, पता नहीं कितनी दूर है। हल्के हल्के आगे बढ़ते थे, देखते थे कोई किसी की तबीयत खराब है, वो उससे उठा नहीं जा बिल्कुल। रहा है, शेरपा भी उसे नहीं संभाल पा रहा है, क्योंकि इतना शेरपा भी नहीं कर सकता कि 80 kg और 90 kg का वेट उठा सके। और मेरा तो उस और उस समय समय 90 kg वैसी ऑक्सीजन इतनी कम रहती है कि मतलब अपनी बॉडी संभालना मुश्किल होता है, दूसरे का हेल्प तो मतलब पॉसिबल नहीं रहता। हाँ, कि हम कोशिश करते हैं कि अगर इतनी हाइट पे किसी को कुछ खाने के लिए चाहिए तो मेरे बैग से निकाल ले यार, 10 ग्राम तो कम होगा कम से कम। हाँ हाँ। तो ऐसे सोच के मैंने यार, वो शेरपा को उठाना पड़ेगा, तो मेरा तो वेट भी 90 kg है, वो कैसे करेगा। तो सही बात। बड़ा डर था। तो लेकिन मेरा भैया के साथ साथ चलते हुए रेज आता था, हम देखते थे रेज आ गया, मैं भैया यही सबमिट होगा। और हमारे सामने सामने सनलाइट निकल आई थी, हम आधे उसमें होंगे रॉकी बिल्कुल। सेक्शन पे, तो वहीं पे सनलाइट आ गई थी। तो हमें ये लग रहा था यार काफी लेट हो गए हैं हम, क्योंकि बाकी लोग हमें दिखने लगे थे, ऊपर से सबमिट वाले वापस आना शुरू हो गए थे। लेकिन उसी टाइम पे करेक्ट। हम लोगों का, आप लोग भी सब मिले थे। करेक्ट। हाँ, तो मैम, मैंने यार, क्योंकि जब मैं नीचे आ रहा था, हम सबमिट करके वापस आ रहे थे, तब मैंने देखा, तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि आपने काफी लेट स्टार्ट किया है। बिकॉज अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया होता तो आप भी मतलब, क्योंकि कोशिश यही रहती है कि फर्स्ट लाइट पे सबमिट पे पहुंच जाए, जिससे आपकी एनर्जी कम से कम निकले जब सूरज निकल जाता है, तो बेसिकली
पानी का कंजम्पशन लिमिटेड रहेगा। तो जी जी इसलिए जी। कोशिश ये तो रहती है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तब तक तो मेरी हालत काफी ज्यादा खराब थी, आप बिल्कुल फ्रेश ही चल रहे थे। तो उसके बाद भी क्योंकि दिन तो निकल आया था, काफी ज्यादा धूप गिरना शुरू हो गई थी उस समय, तो वहां से चढ़ना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर दिन में। हाँ, क्योंकि उधर से भी लौटना शुरू हो गए तो इधर से भी हम जा रहे थे और धूप निकल आई थी। तो दूसरा बीच में किसी को भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा हो रहा था, तो उसके चक्कर में पूरा जाम लग जा रहा था। तो बिल्कुल बड़ा लेट हो रहा था हमारे लिए। करते करते हमें फिर रेस दिखता था, हमें लगता था भैया यही लास्ट है, पहुंच गए हम शायद। और चलते तो फिर दिखता था फिर डाउन में जाना है। फिर अगला रेस दिखता करेक्ट। दिखता था कि भैया पहुंच गए शायद टॉप पे, फिर दोबारा नीचे डाउन। तो ऐसा करते करते बिल्कुल हमें कई बार ऐसा लगना शुरू हुआ कि यार पता नहीं यार कितनी बार ऐसा होगा। लेकिन फाइनली फिर आखिरी में जब शेरपा ने बताया कि नहीं अब ये लास्ट है, तो जाके हम जिस पॉइंट पे बैठे हैं फिर हम वहां से हिले नहीं। मतलब लोग कहते हैं ना भाई एंजॉय करते हैं, हम पूरा वहां पे घूमे, सब कुछ देखा। हमने ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं किया। मैं और भरत भैया जाके एक पॉइंट पे बैठे हैं, हमने उसी पॉइंट से फोटोज क्लिक कराई हैं। और वहीं से मेरे भैया 5 मिनट हो गए, अब चलते सीधा वापस। उसके अलावा ना हमने फोटोज खिंचाई ना कुछ ज्यादा तरफ देखा। बस वो समिट की बेशक। फोटो, क्योंकि एज अ हमें प्रूफ के उसमें चाहिए होती है, तो वो हमने करा बिल्कुल। के अपने शेरपा से और करके हम सीधा वापस, तो भैया चलते हैं अब। तो Già चलते intelliamo चलते il कई बार rispondo. वापस जब हम जा रहे थे तो भैया कई बार ये था कि यार अभी तो बहुत रह गया है। ठीक है, ऑक्सीजन इतनी कोई दिक्कत हमें लग नहीं रही थी, थक बहुत गए थे हम। और करेक्ट। खाने के लिए भी हमने चॉकलेट वगैरह ऐसी कुछ बहुत कम यूज करी। गुड़ वगैरह ले रखा था, मेरी जेब में गुड़ था, मैंने भैया गुड़ खाओ। गुड़ खाते थे, अपना थोड़ी एनर्जी आती थी मीठा जगरी, तो अपना फिर थोड़ा सा चल देते थे। पॉइंट आता था, मैंने भैया बैठ जाते हैं, कह रहे यार थोड़ा सा और रुकते हैं, हल्का सा वहां बैठेंगे, वो जगह अच्छी लग रही है। मैं ठीक है हाँ। भैया, वो सेफ है, वहां बैठ। फिर बीच में भरत भैया के प्रॉब्लम हुई, उनका ऑक्सीजन खत्म होगी तो उन्हें लगा कुछ मास्क में प्रॉब्लम है। वो हटाते हुए उनका मास्क का पाइप हट गया वो। तो ओहो। उन्हें दिक्कत प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फिर हमने शेरपा को बुलाया, शेरपा ने वो ठीक किया, दूसरा सिलेंडर लगाया। फिर चलते चलते हम आगे चले। तो फिर भरत भैया थोड़े से ने कहा मेरे से कि तू ठीक है, तू ठीक चल रहा है, तू आगे चल और मैं आ रहा हूँ। तो हमारे शेरपा ने भी गई कि आप चलो, इतने आप रेस्ट करना कैंप 4 में, आप आना। तो मैं पहुंच गया फिर बिल्कुल। कैंप 4। फिर भरत भैया भी आ गए थे कैंप 4 थोड़ी बहुत देर बाद। तो मैंने भरत भैया से पूछा, मैंने भरत भैया चले हम नीचे चलते हैं। तो ऐसा क्योंकि मैं कैंप 4 जल्दी पहुंच गया, थोड़ा मेरा रेस्ट ज्यादा हो गया था भैया करेक्ट। से, ये भी था क्योंकि भैया मेरे से लेट आए थे। तो मैंने भैया जितना नीचे चले जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा, उतना हम कम से कम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जितनी हाँ। हाइट पे रहेंगे उतना रिस्की रहेगा। तो कह रहे यार बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ऐसा करते हैं कैंप 4 ही रुक जाते हैं। मैंने भैया थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं कैंप 3 चलते हैं, कैंप 3 रुकेंगे फिर। तो भैया ने कहा ठीक है चल कैंप 3 चलते हैं। फिर पता हमें दोनों को था कि कैंप 3 में हमें कुछ नहीं मिलेगा, टेंट कुछ नहीं लगा हुआ होता। मिलेगा, ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो कुछ भी नहीं होता वहां, बिल्कुल। बिल्कुल खाली। लेकिन हम ही दोनों थे जो चल रहे थे, हमें बीच में इवन कोई क्लाइंबर भी नहीं मिला ऐसा। कोई एक दो शेरपा अच्छा। नीचे जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, बहुत कम क्लाइंबर थे, क्योंकि हमारा सबमिट ही बहुत लेट हुआ था, शायद 10 10:30 के आसपास हमारा सबमिट हुआ था। ओहो। तो फिर वहां से हम फिर कैंप 3 आए, करते करते एक दूसरे से मजे लेते लेते, मैं भैया यहाँ बैठते हुए और कभी नीचे खिसक के देख रहे हैं बर्फ पे, रस्सी से अपने आप को एंकर करे हुए कि शायद थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थकान कम हो। कभी रैपल करके उतरने की कोशिश कर रहे हैं जरा सी जगह में ही। तो बिल्कुल। करते करते कैंप 3 आए। फिर हमारे कैंप 3 तक हमारे हेडलैम्प जल गए थे, इतना डार्क हो गया था अच्छा। कैंप 3 में। हाँ, कैंप 3 में इतना डार्क हो चुका था। फिर मैंने भैया से कहा, मैंने भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना पानी है। कह रहे हाँ मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो भैया अब कैंप 2 ही चलते हैं सीधा। फिर वहां रात में करते करते बहुत, उससे हम कैंप 2 पहुंचे। और कैंप 2 पहुंचते पहुंचते क्योंकि अंधेरा हो गया था, और बिल्कुल कैंप 3 से कैंप 2 आते बिल्कुल इंक्लाइंड है वो। ओके। तो कई बार हमें दिख भी नहीं रहा था, और कई बार ऐसा होता था कि 2-3 मीटर हम नीचे गिरते थे जाके। लेकिन इतना अच्छा था कि कहीं ऐसी चोट वगैरह कुछ नहीं लगी ओके। बड़ा उसमें। और सबसे अच्छा इंसिडेंट तब हुआ जब वहां पे क्रैम्पॉन पॉइंट से एक आता है, कैंप 3 से कैंप 2 जाते हो, जब वहां उतर गए थे हम। हमें कैंप 2 सामने दिखना शुरू हो गया था कि यार थोड़ा सा रह गया। तो आने वहां वाला कुछ है। शेरपा बैठे थे, तो हम शेरपा के पास गए, यार थक गए थे क्योंकि हम भी बैठ के रेस्ट कर लेते हैं। तो उनसे बात हुई, कैसे कहाँ से आए हो आप, कौन सी कंपनी के साथ हो, ये वो। तो उनमें से एक शेरपा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। तो पानी ने तो संभाल दो, कह रहा पियोगे, तो हमने कहा हाँ भैया पी लेंगे। तो उसने जो हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैं भरत भैया वो जानते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ऐसा था हमारे लिए जैसे किसी ने उस समय पे अमृत दिया हो हमें। वो ठंडी बिल्कुल चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अमृत दिया हो हमें। और उसके बट बाद देन फिर हम चले। पॉइंट पॉइंट टू नोट, उस समय तक आपके तकरीबन 20-24 घंटे तो हो ही गए थे एक्टिविटी के। ये हाँ इनफैक्ट भैया, ज्यादा ही क्योंकि हो गए थे। हमारे 24 घंटे तो उतने से एवरेस्ट ज्यादा वाला हो है। गया, हाँ, उससे ज्यादा ज्यादा ही हो होना गया है था क्योंकि, हमारा। हाँ, हाँ, और क्योंकि कैंप जब हम 3 से चले आप थे। जब कैंप 4 भी गए, वहां पे भी सोने को तो होता नहीं है।
वहां तो तैयारी किया, चल पड़े, उसके बाद जी। वापस आए सीधा कैंप 2 पे वापस। तो आई एम श्योर हाँ, कैंप काफी ज्यादा मतलब फटीग तो होना ही है बॉडी में, और आधे से कैंप ज्यादा फोर तो टाइम तो आप आउट ऑफ सेंसेस ही हो जाते हैं। कैंप फोर जाके हमने थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया होगा, 4-5 घंटे में मिले थे, वो भी हम 2-3 लोग हो गए थे और कंपनी के आगे, तो बातचीत में चले गए हमारे। 2-3 घंटे अरे सोने को हमें आराम रेस्ट करने को मिला था। और जब हम कैंप 2 पहुंचने वाले तो सब जगह लाइट्स वगैरह दिख रही थी, हमें अपना टेंट पहचान में नहीं आ रहा था कौन सा है, क्योंकि हम कभी कैंप 2 रात में गए नहीं थे, दिन में गए थे। और ओहो, कभी कैंप 3 से कैंप 2 आना नहीं हुआ था हमारा, क्योंकि पहली बार सीधे फर्स्ट रोटेशन में सबमिट होता है कैंप 3 से। तो अब सही हमें बात है। कैंप ना मिले, हम 1 घंटा हमें कम से कम अपना कैंप ढूंढने में लगा, हमारा कैंप कहाँ पे, क्योंकि हमने अपने शेरपा से कह दिया तो तुम चलो हम आ जाएंगे, कैंप 2 सामने दिख रहा है हमें। तो हाँ वो भी पहुंच गए। अच्छा, जो कंपनी का ऑनर था वो हमारा वेट कर रहा था, शेरपा, कि उसने कहा था कि डिनर साथ में करेंगे, तुम लोग आ जाओ, मैं वेट करूंगा तुम लोगों का। हाँ। तो हम लोग अब कई बार को ये लगे यार इधर चलो उधर चलो, कुछ भी नहीं दिखे, तो ऐसा लगा कहीं गलत जाके ऐसा ना और उल्टा चले जाए कहीं। तो 1-1.5 घंटा हमें उस अपने कैंप को ढूंढने में लगा। तो वो सबसे ज्यादा वो था कि यार अपने आप गुस्सा आ रहा था कि यार इतनी लेट हो गए हैं, क्यों हमने शेरपा को भेज दिया, शेरपा को क्यों भेजा, सही बात शेरपा है। को रखना चाहिए था, कम से कम हमने भेज दिया उसे रुकना चाहिए था। तो अपने करेक्ट। मन मन में हमें अपने आप से ही वो चल रही थी मेंटल फाइट। तो 1-1.5 घंटे में फिर हमें जाके हमारा कैंप 2 मिला, और फिर हमने डिनर वगैरह किया। और इतनी ज्यादा थकान हो गई थी, रात में बहुत लेट सोए, फिर अगले दिन हमें कैंप 2 से बेस कैंप भी जाना था। और वो इतनी ज्यादा टायरिंग जर्नी थी, मतलब कैंप 2 जैसे जैसे हम पहुंच गए थे, लेकिन कैंप 2 से बेस कैंप जाने में जो हमारी हालत खराब हुई है। और बिल्कुल। 10 कदम रखते हुए भी ऐसा लग रहा था कि यार अब पता नहीं यार, यहीं रेस्ट कर लो, बाद में जाएंगे 2-4 दिन बाद। और सही बात है, वो नहीं। कुंभू आइसफॉल ऐसा हो गया था कि जैसे हमने पता नहीं कितने साल पहले से देखा था, और बिल्कुल चेंज, पूरा टूट चुका था हाँ कुंभू आइसफॉल, सारा रूट नया बिल्कुल। बन चुका था, रोप्स वगैरह सारी ऐसी हो गई थी, तो बड़ा देख देख के बड़े हल्के हल्के चल रहे थे। तो हमारे साथ में एक बंदा था जो फोटोग्राफर है और बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बंदा था, समीर जंग थापा। उसके बिल्कुल। साथ में इसलिए थोड़ा सा चल रहा था क्योंकि वो फ्रूट ड्रिंक्स वगैरह बहुत कैरी कर रहा था। अच्छा। तो उसके साथ चलते हुए कम से कम मेरे को उसके साथ फ्रूट ड्रिंक्स पीने को मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी आती थी, फिर चल देते थे। बिल्कुल। थोड़ा सा भरत भैया, फिर भरत भैया को आर्मी वाली टीम मिल गई थी, आपकी कुछ टीम सारी उस दिन वापस आ रही थी आपको छोड़ के। तो हाँ। फिर पीछे से हमें वो मिल गई, तो हम उनके साथ साथ करते हुए बातचीत करते हुए अपने एक्सपीरियंस बताते हुए कैसे उनका रहा क्या रहा, फिर आते आते करेक्ट। नीचे आए। और नीचे आके हमें फिर जो आर्मी टीम ने वेलकम किया है वहां पे, और टीम ने तरबूज वगैरह वाटरमेलन लेके तैयार थे। हमने बिल्कुल। अपना पार्टी वगैरह तो बाद में मनाई, उन्हें पहले वाटरमेलन पे लग गए, यार पहले इसे खाते हैं भैया, बाद में फोटोज वगैरह सब कुछ बाद में देखेंगे। वो सही बड़ा बात है, अच्छा एनर्जी जर्नी। इतना ड्रेन होता है। हाँ, एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन थी कि हमें ऐसा लग रहा था बस कोई पकड़ के उठा के ले चले हो। बिल्कुल। सही हाँ, बात है। और एक बार बेस कैंप पहुंच गए तो बेस कैंप ऐसा लग रहा था काटने के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि हम वहाँ, हमारी टीम में से बाकी सब लोग चले गए थे क्योंकि उनका सबमिट एक दिन पहले हुआ था। और करेक्ट। मैं, भरत भैया और भावना का, तो भावना उस दिन ऊपर अटक गई थी, तो उसे आने में 1-2 दिन और लगने थे, उसके हाँ। साथ थोड़ी सी इंजरी वगैरह हो गई थी। तो और इसलिए फिर भरत भैया ने कहा कि यार अब चल रहे हैं, नीचे ही चलते हैं, काठमांडू में रेस्ट करेंगे। तो हमने फिर हेली किया, बैग उठाया और सीधा अपना काठमांडू लैंड। तो बिल्कुल। बड़ी वैसी जर्नी रही, थोड़ा लगता है सुनने में तो बड़ा इजी विपिन, सा है, लेकिन हाँ। हाँ बिल्कुल। जी। तो मेरे को ये बताओ, जो मेन चीज आपको देख के मेरे को लगती है कि ये मतलब यहाँ से लेके जब आपने बेसिक एडवांस किया, उससे पहले कोई आपको पता नहीं था, माउंटेनियरिंग क्या है, घूमने चले गए, वहां कोर्स करके आ गए, और उसके बाद से लेके एवरेस्ट तक, ठीक है, जी तो भैया। इसमें आपको क्या लगता है, क्या ऐसा डिफरेंट था कि आपने ऐसा कर पाया? बिकॉज आई एम श्योर जो ये सुन रहे हैं ये फॉलो ना करें तो अच्छा है, बिकॉज इतना इजी नहीं है जितना इजी और इतने आसानी से आपने ये चीजें बताई हैं, क्योंकि हमने खुद 1 साल भयंकर ट्रेनिंग की और इतने सारे कोर्सेज करने के बाद, और तब जाके मतलब हो पाया। इतना आसान नहीं होता करना जितना आसानी से आपने बता दिया। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर किसी और को अगर स्टेप बाय स्टेप करना हो तो क्या करना चाहिए, कितना टाइम लेना चाहिए, कैसे कैसे एक्सपीडिशन प्लान करने चाहिए? भैया मेरे को भी ऐसा लगता है, मैंने एवरेस्ट कर लिया, बड़ा अच्छा रहा, ऊपर ईश्वर की कृपा रही कि मेरा एवरेस्ट हो गया। सब लोग इतने अच्छे मिले कि मेरी हेल्प करने वाले थे, बताने वाले सब मेरे को मिलते रहे। इवन हमें किसी इक्विपमेंट्स की जरूरत हुई तो हमने आर्मी टीम से कह दिया, किससे कह दी, तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेरे को भी ऐसा लगा कि बहुत जल्दी मैंने करी, और कहीं कुछ ऐसा हो जाता तो मेरे को कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमें कोर्सेज के साथ साथ एक हाइट को लेके चलना चाहिए, कि हमने 5000 कवर कर ली तो 5000 की 1-2 पीक्स और करें ताकि हमें पूरा वो हो जाए। दूसरा क्या है कि एक अलग माउंटेन्स, हर माउंटेन्स का अलग वो होता है, और मेरे करेक्ट। को एवरेस्ट तक जाने तक ऐसा नहीं पता था कि हर माउंटेन्स का अलग वो है।
मेरे अच्छा। को तो ये लगता था सारे माउंटेन्स एक्स हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर ट्रैकिंग वगैरह हिमालयस में कही, इधर उत्तराखंड और इधर सब। तो ये था ग्रीन लाइन ऐसे आती है, तो उसी उसमें थे सारा हमारा कि यार इतना हो गया तो ठीक है यार, कोशिश करते हैं हो जाएगा। मेंटली मेरे को बिल्कुल। कभी इतना ज्यादा नहीं था कि यार नहीं होगा, नहीं यार मैंने कहा होगा तो होगा। मेंटली बड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया था मैंने कि नहीं यार करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी वो रहती है कि मेरे को ये लगता था कि नहीं यार मेरे को एक्सपीरियंस कम है। वो चीज मेरे को हर बार बिल्कुल। लगी कि 6,000 मीटर, फिर मेरे को 7,000 मीटर तक जाना था, फिर 8,000 मीटर, तब जाके मेरे को कुछ करना था और आसान। अगर 8,000 मीटर में कोई और पीक पकड़ता मैं जो थोड़ी सी टेक्निकल कम हो, स्टार्टिंग 8,000 पे हो, सेवन बिल्कुल। थाउजेंड के बाद, तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि मैंने 6,000 जैसे के बाद भरत ने सीधा। किया बेसिकली। जी जी जी। हाँ, भरत का तभी भी मतलब ठीक था, ठीक है, रिकी की तरह तो पॉसिबल नहीं है हर किसी बंदे को कि हर 6 महीने में वहां पे जाके करें तो, बट देन भरत का आई थिंक वो स्टिल अ बेटर प्लान, बिकॉज उसने पहले मानसलू कर रखा था, उसके बाद एवरेस्ट करना है, तो कॉन्फिडेंस होता है अलग लेवल का होता है, जी कंसिडरिंग कि जी जी। आपने 6,000 मीटर किया और आपके साथ वाले सारे एवरेस्ट वाले हैं या 8,000 कर रखा है, तो वैसे ही बंदा कंफ्यूज हो जाएगी यार कि मुझसे कैसे होगा। हाँ, स्टार्टिंग में मेरे को यही लगता था, मैंने यार पता नहीं मेरी फिटनेस और ये सब लेवल मैंने कुछ देखा नहीं है, क्या होगा करेक्ट। कैसे होगा। तो बड़ा वो लगता था, लेकिन बड़ा अच्छा, लेकिन मेंटली मैं तैयार होकर गया था, नहीं यार मेरे को करके आना है। क्योंकि एक करेक्ट। इंसिडेंट ऐसा हो चुका था मुरादाबाद में हमारे, बिल्कुल। तो बड़ी लोगों ने मेरे बड़ी हेल्प की थी कि नहीं यार मुरादाबाद से देखो कोई जो गया था वो बंदा बेचारा ऐसा हो गया उसके साथ, तुम्हें ये करके आना है। तो और मुझे मालूम है क्योंकि घर से इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट जो मिला था, वो मेंटली इतना सपोर्ट मिल चुका था। इवन मेरे फादर ने कह दी थी कि अगर ऐसा होता है कि पैसों का नहीं हो पाता है स्पॉन्सरशिप वगैरह, तो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा और जो मेरा फंड आएगा तो उससे कराना। तो उनका यही कहना मेरे लिए इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग कर देना मेरे को था कि यार अगर फादर ने बिल्कुल। इतना मेरे को सपोर्ट कर दिया तो मेरे को कैसे भी करना है। तो उसके लिए सही। ट्रेनिंग फिर मैं रात में, मेरे को मौका मिलता था रात में 11 बजे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, दिन में 12 बजे ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिस समय मौका बिल्कुल। मिलता था मैं उस समय अपनी तैयारी की। अच्छा, उसके बाद तुम्हारी फोटोग्राफ जो थी वेलकम की, वो तो बिल्कुल मैंने आज तक इतना भव्य वेलकम तो कहीं देखा नहीं। उसका बताइए वो कैसे रहा जब पहुंचे, जैसे लोगों को पता चला कि भाई विपिन जी आए हैं मुरादाबाद से एवरेस्ट करके, बिकॉज मैंने जो फोटोग्राफ देखी थी वो तो अनबिलीवेबल थी, मैं तो उससे बेस कैंप पे था, बट मजा आ गया था। हाँ भैया, क्योंकि मेरे को जल्दी आना पड़ा। मैं काठमांडू में भी केवल जिस दिन पहुंचे उस दिन राइट नाइट को स्टे किया, और अगले दिन फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा आ गया था दिल्ली, क्योंकि पापा को ट्रेनिंग पे जाना था उससे 2 दिन बाद। तो मेरे को ये था कि नहीं यार चलता हूँ, पापा से मिलना हो जाएगा, फिर 2-3 महीने बाद मिलना बिल्कुल। होगा। तो उसमें क्या करा, बीच में कुछ लोगों ने प्रोग्राम रख लिया था मेरठ में। तो उन्होंने मेरे को दिल्ली से घर ना जाने की जगह उन्होंने सीधा मेरे को दिल्ली से लेके आए वो सीधा मेरठ। और मेरठ वो इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने किया था कि मेरठ सिटी के अंदर यकीन करना मुश्किल है, 100 से ज्यादा ट्रैक्टर्स उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। हाँ वही, 100 से लाइन ज्यादा लगी थी ट्रैक्टर बिल्कुल। उन्होंने, हाँ, ट्रैक्टर्स थे, इवन बाइक्स थी, डीजे वगैरह। तो ऐसा था कि मैंने शायद ही किसी के वो देखे होंगे कि शायद जैसे नेताओं के कोई ऐसे शो निकलते हैं, वो रैलियां करते हैं, बिल्कुल। उस तरीके से उन लोगों ने मेरी रैली कर रखी थी। तो देख के मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ यार अब मेरे को लग रहा है कुछ किया है, नहीं तो वहां तो ऐसा लग रहा था कि नहीं यार इतनी ज्यादा हालत है, घर पे जाके वो होगा। फिर मुरादाबाद बिल्कुल। पहुंचा तो बिल्कुल। मुरादाबाद भी इन्होंने एंट्री से पहले से मुरादाबाद में एंट्री करते हैं, तो उससे पहले जिस जिस जगह के पॉइंट पड़ते हैं जो सिटीज के, अमरोहा हो गई, बीच में गजरोला हो गई, सब जगह जहां जिसको पता चल रहा था ऐसा किसी इंस्टीट्यूशन जुड़ने के साथ, क्योंकि एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन सबके लोग वहां मिल रहे थे। और मुरादाबाद में मेरे को 10 किलोमीटर पहले एंट्री से वहां उन लोगों ने रोक लिया था, और वहां से लेके पूरा मुरादाबाद सिटी में उन लोगों ने घुमाया। तो बड़ा एक मेमोरेबल मोमेंट था कि हाँ इतना अच्छा वेलकम उन लोगों ने दिया है, तो बड़ा बिल्कुल। शानदार रहा वो मेरे लिए। सही है। अच्छा, लास्ट में एक और एक्सपीडिशन के बारे में बताइए आपने, क्योंकि इसके बाद एकांका गोवा वगैरह के हैं, एल्ब्रूस के हैं, किसी एक्सपीडिशन की और कोई चीज जो कि एवरेस्ट से बिल्कुल हटके और आपको थोड़ा सरप्राइज टाइप लगा, या कोई हाँ ऐसी भैया, जैसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैंने कहा ना कि सारे माउंटेन्स की मेरे को तो ऐसे ही लगता था हिमालय जैसे होते हैं, तो उसी तरीके से कि इवन किलिमंजारो करके आया तो वहां भी ग्रीन लाइन काफी ऊपर तक है, समिट तक, ऑलमोस्ट लास्ट उस राइट। तक ग्रीन लाइन रहती है। और एल्ब्रूस करके आया तो वहां बेस कैंप से सीधा स्नो स्टार्ट हो जाती है, तो वहां सारा स्नो वाला एरिया था, पूरा ग्लेशियर। एवरेस्ट किया था तो वहां भी पूरा ट्री लाइन थी एक अप टू बेस कैंप से थोड़ा सा पहले तक, तो वहां भी ऐसा ही था। लेकिन जब मैं बिल्कुल। एकांकागो गया तो वहां पूरे टोटली ड्राई माउंटेन्स थे। जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं से कोई हमें ट्री वगैरह दिखता नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे मतलब ग्रीन लाइन में रहते हैं तो मन अच्छा सा लगता है, तो पता भी नहीं चलता कब पहुंच गए। तो सही बात ड्राई है। माउंटेन्स में ऐसा तो बड़ा बोरिंग सा फील होता था यार, चल रहे हैं। और इवन कैंप जो वन लगाते हैं, कैंप वन से बेस कैंप जो है, मेन बेस कैंप जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से बेस कैंप इतना दूर है कि 16 आई थिंक
18-20 किलोमीटर की वो जर्नी है और ओहो। पूरा ऐसा पैदल एरिया है वो कि हमें 10-12 घंटे उसमें लगते हैं नॉर्मल। मतलब 10 घंटे आप ऐसे उसमें चल रहे जहां ना पे तो आपको बीच में कहीं पानी मिल रहा है, ना जहां आपको कहीं पे बीच में कोई ग्रीन लाइन मिल रही है जहां बैठ के रेस्ट कर सकें। केवल धूल सही वगैरह है, बात। वहां पे पूरी डस्ट उड़ती रहती है और उसी में पूरा रहता है। तो मेरा जो कैंप, उसमें हमने ये कोशिश की थी कि जितना भी मेरा अपना लोड फेरी थी वो सारी मैंने खुद की थी। ओके। तो लोड फेरी में ऐसा था, लोड फेरी करते हुए मेरे को ऐसा हुआ कि स्टमक थोड़ा सा दिक्कत कर गया था लोड ओके। फेरी करते हुए, ज्यादा लोड उठाने से कैंप करते हुए, क्योंकि पानी इतना अच्छा वहां था नहीं। पानी भी इवन पीने के लिए अगर वहां है तो इतना गंदा पानी सा है वो, टेस्ट में भी और वैसे भी, कि वो दिक्कत करता है। तो इसलिए मैं ओके। करूंगा कि क्लेमन जो भी एकोंकागुआ जा रहे हैं वो या तो पानी की कैंस लेके जाएं अपने साथ, ओके। शेरपा से कैरी करवाएं, जो भी करवाएं गाइड से अपने, तो अलग से पानी वगैरह अपना लेके जाएं या फिर टेबलेट्स वगैरह उसमें यूज करें। और बेस कैंप से कैंप 1 का स्टे रहता, तो हमने कैंप 1 स्टे किया नहीं था एकोंकागुआ में, क्योंकि कैंप 1 ओके। पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम फिर बेस कैंप से डायरेक्ट कैंप 2 गए और कैंप 2 ओह। से कैंप 3 गए। तो तबीयत मेरी थोड़ी सी खराब होना शुरू हो गई थी, क्योंकि स्टमक पेन था और पूरा ड्राई माउंटेन से इतने ज्यादा मेरे को पता भी नहीं था, पानी वगैरह हमने दिक्कत थी तो इसलिए पानी इतना पी भी नहीं पा रहे थे हम। तो जो उसका सबमिट था मेरे को वो एवरेस्ट से ज्यादा हार्ड लगा, क्योंकि उस पर मेरे को कहीं जहां मैं बैठ रहा था रेस्ट करने के लिए मेरे को वही नींद आ जाती थी। तो मेरे को ओहो। भरत वगैरह, जो भरत मेरे साथ थे, भरत तामने ने, ये मेरे को बीच बीच में उठाते थे कि चलें आगे चलें। मैं ठीक है चलते हैं। फिर आगे चलते थे, जहां रेस्ट करने को मिल रहा मैं वहीं बैठ के सो गया। इतनी ज्यादा फटीग और ज्यादा दिक्कत होने मेरे को शुरू हो गई थी। और लेकिन करते करते जैसे भी, क्योंकि वहां का एक टाइम लिमिट है कि आपको इस टाइम से पहले सबमिट पे पहुंचना है। अगर आप अच्छा। इस टाइम तक सबमिट पे नहीं पहुंचेंगे 4 बजे तक, तो आपका फिर सबमिट नहीं होंगे। ऊपर से फिर वो वहां पे 2 लोग बैठते हैं, शायद पुलिस वाले हैं या जो भी उसके रहे होंगे उनके उसके, तो वो वापस करना शुरू कर देते हैं वहां से, बीच ओहो। पॉइंट में से। वो वापस से वहां से लौटना शुरू करते हैं, वहीं से वापस करते हैं जो बीच में होगा, चाहे वो उससे 15-20 मिनट की दूरी पे हो, फिर तो वापस कर देते हैं। ओके। तो फिर हम सबमिट पे टाइम से पहुंच गए। सबमिट पे भी जब हम पहुंचे तो जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए बैठा मेरे को वही नींद आ गई। तो 10 मिनट में बैठ ओह। के वहां सोया, फिर उन्होंने उठाया कि यार फोटो कैप्चर कर लेते हैं। फिर हमने फोटो कैप्चर किए, वापस लौट के आ रहे थे। उसमें पूरा रॉक्स भी हैं, तो वहां पे कहीं ऐसा नहीं है कि फिक्स लाइन है, आप कहीं रोप से फिक्स अप होके चल रहे हैं। और सारे लूज स्टोन्स हैं, तो आप कहीं पैर रखेंगे तो आप नीचे जाएंगे, फिसलेंगे। राइट। और स्नो सबमिट तक इवन 7,000 मीटर के जब हमने फोटोज डाले थे, तो काफी लोगों ने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ये फेक है, क्योंकि 7,000 मीटर पे स्नो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। करेक्ट। तो काफी लोगों ने इस तरीके से भी मेरे से पूछा था, तो उन लोगों को बताया कि नहीं, ये ड्राई माउंटेन्स है। तो एक आध बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ भी कि जो ट्रेल है वो बड़ी पतली ट्रेल है और उसमें पतले पतले छोटे छोटे स्टोन्स हैं और डस्ट था, कि अगर आप एक बार स्लिप हुए तो आप नीचे स्लिप होते चले जाएंगे। तो ओहो। मैं थक इतना ज्यादा राइट। गया था, एक बार भी स्लिप हुआ तो नीचे स्लिप हो गया मैं। और मेरे को ऊपर उतर चढ़ के आना है, तो वो छोटे छोटे स्टोन सारे लूज थे, जिसे पकड़ो मैं और नीचे जाता रहूं। ओहो। तो फिर मैं साइड से कर करके मेरे को 1 घंटा दोबारा वापस उस ट्रेल पे आने पे लगा। और करते राइट। करते मैं वापस कैंप 2 तक गया। और जैसे कैंप कैंप 3 तक गया, तो कैंप 3 में जाने के बाद मेरे को लगा हाँ यार अब जाके कुछ थोड़ा डाउन में आया हूँ तो ठीक हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम 8,848 एवरेस्ट तक पहुंच गए तो बाकी माउंटेन्स इजी हो गए। बिल्कुल सही ऐसा नहीं है, बात। बाकी इजी हो गए। वही मैं कह रहा था कि मेरे को ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस की कमी है, वो जाके अब जाके हल्के हल्के पूरी हो रही है। जैसे अकोंकागुआ गया, तो मेरे को लगता है बिल्कुल। शायद ये मेरे को एवरेस्ट से पहले करने चाहिए थे, ताकि मेरे को सारी चीजों एग्जैक्टली। का एक्सपीरियंस हो जाए एटलीस्ट, हर हाइट का। तो और वो थोड़ी क्योंकि सी। अकनकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे हाईएस्ट पीक है 6,900, तो डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे तो ऑक्सीजन वाला कुछ रहता नहीं है। एंड 7,000, एंड दैट टू जब ट्री लाइन नहीं है, ऑक्सीजन वैसे ही कम है, तो बॉडी पे इफेक्ट ज्यादा पड़ना ही है। एंड इतने सारे आपने वेरिएबल्स बता दिए, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो एवरीबॉडी शुड नो अंडरस्टैंड कि कोई भी पीक आप ये नहीं कह सकते कि 5,000 मीटर की है तो आसान है, ये 6,000 मीटर की है तो मुश्किल है। इट्स जस्ट दैट आपकी उस दिन बॉडी की क्या हालत है। बिकॉज अगर आप बीमार हैं तो आप चाहे 2,000 मीटर पे भी हैं तो तभी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें एवरी पीक हैज गॉट डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। वेदर कैसा है, बहुत सारे वेरिएबल्स जो आते हैं जब आप एक एक्सपीडिशन में जाते हैं। अच्छा विपिन, अब हम क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वी डोंट वांट टू मिस दैट। ठीक है, तो वील स्टार्ट विद विपिन जी। अपना फिजिकल प्रिपरेशन और डाइट के बारे में बताइए, एवरेज से पहले आपने कैसे किया। जैसा मैंने बताया, फिजिकल प्रिपरेशन जब मेरे को टाइम मिला, जैसे कि रात में 12 बजे भी कई बार मैंने बताया कि एक मैंने बैग था मेरे पास, रक्सैक के अंदर मैंने 20 से 25 20-25 केजीज वेट उसके अंदर रख रखे, ताकि वो मेरे को
चुभे ना, उस बैग के अंदर बड़ा इजीली फिट हो जाए एक उसके ओके अंदर करके। तो मैं उसको लेके कभी स्टेयर्स चढ़ता था, कभी उसको लेके पूरा पैदल घूम रहा हूँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात में। और राइट रनिंग वगैरह मैंने स्टार्ट की। इवन मैंने पहली बार उसमें हाफ मैराथन उस समय दौड़ी थी, एवरेस्ट से 2 महीने पहले देहरादून मैराथन हुई थी, हाफ मैराथन। मैं उसके अंदर राइट दौड़ के आया, तो 2 घंटे का शायद मेरा उसका टाइम रहा था। तो उस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जो भी मौका राइट। मिल रहा था मैं उसमें पार्टिसिपेट करके कि नहीं यार अपने की एक बार पता चल जाए कि हमारी बॉडी किस लेवल तक पहुंच रही है, तो टेस्ट बट करता क्योंकि रहता था। तुम्हारी एज एज भी सपोर्ट थी, मतलब आपके एज जो थी साथ में ही चल रही थी। एंड एज सच आप फिजिकली काफी एक्टिव रहते थे, बीट स्कूल डेज बीट कॉलेज में भी। रोज सुबह ऐसा नहीं था कि मतलब ऑफिस जॉब है डेस्क में बैठे हुए पूरे दिन, दिन भर एक्टिविटी रहती थी। तो आई थिंक वो भी मैटर करता ही है। हाँ भैया, हमेशा जो भी स्पोर्ट्स में मौका मिला खेलते थे, और सब चीजों में। इवन कई बार बॉडी बिल्डर, जैसे मैंने बताया एक बार का इंसिडेंट है कि मैं बीएमसी में था, तो बीएमसी कोर्स करने के लिए जब गए हुए थे, तो उसमें ये हुआ कि कुछ लोग जो हमारे साथ के साथी क्लाइंबर थे, उनकी तबीयत खराब होती तो उनके रक्षक हमें उठाने पड़ते थे। तो मेनली जो कोर्स लीडर थे हमारे, वो ये कहते थे कि जो भी आर्मी वाले हैं वो आगे आओ। उन्हें आगे बुलाते थे वो कि भाई तुम आगे आओ, तुम आगे बिल्कुल आओ। तो उसी में वो मुझे भी आगे बुलाते थे। मना मैं उनसे कर नहीं सकता था कि सर मैं क्यों। तो मैं आगे आया, वो हमसे एक रक्षक हमारा होता तो एक रक्षक उनका हो गया। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 25 से 25 किलो के आसपास वेट हो जाता था, 25-30 किलो। और उसे लेके फिर हम डाउन में उतरते थे। और एचएमआई की ट्रेल काफी टफ है उसकी ना, एचएमआई की जो ट्रेल है, तो उसमें करेक्ट। उतरते हुए लगता था। जब लास्ट हमारा सेरेमनी डे था, तो हमें सेरेमनी थी, तो मेरे को एज ए प्राइवेट उसमें बुलाया गया, कि प्राइवेट उसमें मेरे को सेरेमनी में बुलाया जब सर्टिफिकेट वगैरह दिया। तो उन्होंने मेरे से फिर बुला के उन्होंने पूछा, कोर्स इंस्ट्रक्टर ने, इधर आओ, तुम कौन से उससे यूनिट से हो। मैंने सर नहीं, मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ। कह रहा तू तब क्यों नहीं बोला जब मैं आर्मी के बंदों को बुला के उनसे सामान उठवाता, तेरे से उठवाता था। मैंने सर मेरे को पता नहीं, कह रहा मैं तेरी हाइट वगैरह देख के यही सोचता था कि यार तू आर्मी में, इसलिए उठवाता था। हाँ चल कोई नहीं। मैंने कोई नहीं सर, मेरी इस बहाने ट्रेनिंग अच्छी होगी, मेरे को पता चल गया कैसे बिल्कुल माउंटेन में वेट भी उठाना है। सही बात है। तो ये सब। वेट ट्रेनिंग इतना मिल जाएगा वहां ऑल्टीट्यूड में, अगर आप लोड लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली होना ही है। जी बाकी भैया। तुम्हारी फिजिक क्योंकि मेरी तरह या बॉडी बिल्डर टाइप, तो इसलिए तो सबने सोचा ही होगा कि तुम आर्मी की हो। चलो जी good। भैया। अच्छा विपिन, अभी ये बताओ गाना कौन सा सुनाओगे? गाना भी सुनोगे भैया? अरे क्यों नहीं, एक बताओ एक गाना कोई। हमने अकाउंट कागो के एक्सपेडिशन पे हमने सभी ने, टीम वाले बहुत दोहराते थे हम लोग आपस में। चलो तो मैं बोलता बढ़िया। हूँ, वो लोग रिपीट करते रहते थे। तो रिपीट करने वाले अब शायद यहाँ आपको रिपीट करना पड़ेगा मेरे पीछे पीछे, मैं बोलता रहूंगा। अरे रिपीट वाले हम नहीं है, हम सुनने वाले हैं यहाँ पे सारे। चलिए मैं सुनाता हूँ दो, एक स्टैंजा उसका पूरा सुनाता हूँ। पक्का। हम जैसे चलते हैं तुम भी चलो ना, हम जैसे रहते हैं तुम भी रहो ना। बहती हुई नदियां देखो, कल 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 बहती हैं, कल 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 बहती हैं, और सागर में मिल जाती हैं। नदियां ये कहती हैं तुम भी बहो ना, हम जैसे बहते हैं तुम भी बहो ना। पत्थर की ये मूरत देखो, पहले तो एक पत्थर थी, घावों को सहते सहते, कष्टों को सहते सहते मूरत ये बन गई। मूरत ये कहती है तुम भी सहो ना, हम जैसे सहते हैं तुम भी सहो ना, तुम भी सहो ना। शाबाश, गुड। थैंक यू अब पता भैया। चल गया कैसे एक्सपेक्टेशन हो तुम्हारा। गुड। अच्छा अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, वील हैव अ ग्रुप फोटोग्राफ, और उसके बाद वील क्लोज इट फॉर द डे। चलो गुड, एवरीबॉडी इज देयर, वेरी नाइस, थैंक यू। चलो विपिन आगे का क्या प्लान है अभी ये बताओ। भैया आगे का सोच रहा हूँ, देखो लॉकडाउन खुले उसके बाद प्लान करेंगे क्या रहता है। चलो इस बार क्योंकि अच्छी अभी तरह तो, प्लान करेंगे, मतलब हाँ, महीने 2 महीने वाला नहीं है। अब महीने 2 महीने नहीं, अब तो बहुत टाइम मिल गया भैया। गुड, वेरी नाइस। हाँ जी। चलो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, एंड स्पेशल थैंक्स विपिन, आपने इतना टाइम लगा निकाला अपने इसके लिए, बिकॉज आपका थैंक यू वैसे ही भैया। काफी वो चलता रहता है एक्टिविटीज वगैरह।
थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय किया, एकदम दिल से जो कहानी सुनने को मिली, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद भाई। थैंक यू भैया, गुड नाइट।